अस्सलाम वालेकुम। सच बता दूं में खुशामदीद। प्रोग्राम के आगाज से पहले दुआ है कि खुदावंद आलम तमाम आलम इंसानियत को हर नागहानी आफत और बला से महफूज रखे और बिलखुसूस अभी चंद लम्हात पहले आने वाले जल्जले से पाकिस्तान के एक एक शहरी और उसके जानो माल की हिफाजत फरमाए। ख़वातीनो हजरात, पुराने वक्तों की बात है कि तबीबों और हुक्मा को मसीहा गर्दाना जाता था, लेकिन अब कहानी यकसर मुख्तलिफ है। इलाज तो महंगा है ही, लेकिन दवाएं भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हैं। अद्वियात महंगी करने के पीछे एक बहुत बड़ा माफिया मुलव्वस है और यह मनसूबाबंदी के तहत अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जाता है। अद्वियात की कीमतें बढ़ाने के लिए बाकायदा न सिर्फ अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा की जाती है, बल्कि साथ साथ लॉबिंग का भी आगाज किया जाता है। अगर कीमतें ना बढ़ाई गई तो कई मेडिसिन कंपनियां बंद हो जाएंगी, यह भी सुनने में आता रहा। और जराये के मुताबिक पाकिस्तान में अद्वियात बनाने वाली कंपनियों में से 48% कंपनियां मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान असेंबली और रहनुमाओं की मिल्कियत हैं, जबकि 23% कंपनियां प्राइवेट अस्पतालों के मालिकान और बड़े अस्पतालों में अहम ओहदों पर फाइज डॉक्टर्स या उनके करीबी अजीजों की हैं। इस सिलसिले में कई होशरुबा इंकशाफात भी सामने आए हैं, जिनसे यह साबित होता है कि यह बाअसर माफिया है जो हर हुकूमत में न सिर्फ अपना किरदार अदा करता है, बल्कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी तक भी आसान रसाई रखता है। और उसी आसान रसाई रखने की वजह से लातादार बार आज खुद कीमतें बढ़ाई गईं। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक मेडिसिन माफिया के हवाले से इससे कबल भी 3 मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स हुकूमत को जा चुकी हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मेडिसिन माफिया इस कदर ताकतवर है कि उसके कई हुकूमती इदारे भी उसके सामने बेबस नजर आते हैं। सरकारी अस्पतालों के अहम जिम्मेदारान और उनके अजीज और प्राइवेट अस्पतालों के मालिकान इस माफिया का न सिर्फ हिस्सा हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर अस्पतालों में मिलने वाली अद्वियात भी उन्हीं कंपनियों की हैं। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अद्वियात की कीमतों और उससे मुतालिक तमाम मामलात को देखती है, लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का किरदार भी मस्बत की बजाय मनफी नजर आता है। सुनी तो यह भी है कि ड्रैप बजाते खुद अद्वियात की कीमतें महंगी होने में बराबर की शरीक है और कहा जाता है कि फार्मास्यूटिकल माफिया का असर और रसूख ड्रैप पर भी भरपूर तरीके से चलता है। सच तो यह है कि डॉलर की कीमत में इजाफा एक ऐसा बहाना है जिसको बुनियाद बनाकर कीमतें बढ़ाई जाती हैं। हैरान कुन अमर यह है कि कीमत बढ़ाने का जो फॉर्मूला तय किया जाता है वो इससे भी जालिमाना है। यानी दवा साज कंपनियों की पैदावारी लागत अगर 5% बढ़ती है तो वो दवाई की कीमत 10 से 20% बढ़ा देती है। दवाई ना सिर्फ गरीब की पहुंच से दूर होती चली जाती है, बल्कि कंपनियों पहले से भी बढ़ जाता है। सच तो यह है कि एक ही दवा को बैक वक्त 30 से ज्यादा मकामी और आलमी ब्रांड्स ने अपने अपने नामों से रजिस्टर करवा रखा है। होना तो यूं चाहिए कि मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान मुकाबले की दौड़ में मुनाफे का मार्जिन कम हो जाए और गरीबों को दवा सस्ती मिले, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। सच तो यह है कि ये इदारे मनफी हथकंडों के जरिए डॉक्टर्स तक रसाई हासिल करते हैं, बल्कि पूरे सप्लाई चेन में गैर सेहतमंद हरबे इस्तेमाल करके अपनी सेल बढ़ाते हुए इस मकसद के लिए डॉक्टर्स को कमीशन देना, उनके बच्चों के अखराजात उठाना, उन्हें तोहफे भेजना, हत्ता कि डॉक्टर्स के गैर मुल्की दौरों को स्पॉन्सर करना भी शामिल होता है, जिसकी वजह से ड्रग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट बन चुकी है। इसका सारा नुकसान नादार और लाचार मरीजों को महंगे दामों अद्वियात खरीद कर भरना पड़ता है। गुज़िश्ता बरस 17 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिका CEO ड्रैप जनाब शेख अख्तर साहब को जाली डिग्री की वजह से नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, जिससे न सिर्फ ड्रैप की तबाही का भांडा बीच चौराहे फूटा, बल्कि हुकूमती अदम तवज्जी भी मंजर आम पर आ गई। सच तो यह है कि अद्वियात की कीमतों में आए रोज इजाफा ड्रग माफिया की कामयाबी है और यह साबित हो चुका है कि ड्रग माफिया वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब से भी ज्यादा ताकतवर है। अभी कल ही की बात है कि ड्रग पर और ड्रग प्राइसिंग के मामले पर जनाब आमिर कियानी साहब और डॉक्टर जफर मिर्जा साहब तब्दील हुए, लेकिन फिर भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। दुनिया भर में अद्वियात बनाने से लेकर बेचने और फिर इस्तेमाल तक एक सिस्टम मौजूद है। बाकायदा फार्मासिस्ट दवा के इस्तेमाल का तरीका वज़ा करते हैं और इसके बाद मरीज दवा इस्तेमाल करता है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम शहरों में बगैर डॉक्टर की हिदायत के अगर कोई भी दवा लेनी हो तो आप मेडिकल स्टोर्स पर जाकर सिर्फ अपना मसला बताएं और फिर मैट्रिक या इंटर पास शख्स आपको दवा थमा देगा। सच तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान भर में 70,000 से ज्यादा फार्मासिस्ट बेरोजगार हैं, जिसकी अहम वजह यह है कि यह पेशा गैर मुतल्लिका लोगों के हाथों में खेल रहा है और अभी तक लातादाद मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज बगैर फार्मासिस्ट के ही चलाई जा रही हैं। सवाल यह है कि क्या आटा, चीनी, गैस और बिजली की तरह अब अद्वियात भी गरीब का ख्वाब बन जाएंगी? फार्मा कंपनियों की यह बात जानने के लिए तो तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए और दूसरा रुख यह है कि उनके मुताबिक डॉलर की कीमत बढ़ने से दवाइयों के खाम माल और दरामद शुदा तैयार दवाइयों की कीमतों में लामहला इजाफा होता है। यहाँ सोचने की बात यह है
کہ اضافہ چاہے ڈالر کی قیمت سے ہو یا دیگر خام مال کی درآمد سے، دراصل سارا بوجھ اور مہنگائی کا سامنا غریب عوام کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک بریک لیں، یہ سوال سوچنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں آخر کب دوائیوں کی قیمتیں کنٹرول میں آئیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بجٹ الفاظ اور اعداد و شمار کا وہ گورکھ دھندا ہے جو کبھی بھی عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ البتہ سرکاری ملازمین اور دیگر تنخواہ دار طبقہ اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ بجٹ آئے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو سکے، اور اسی امید پر سارا سال بجٹ کے انتظار میں گزار دیا جاتا ہے۔ رواں مالی سال میں جب بجٹ آیا تو سرکاری ملازمین کے لیے انتہائی مایوس کن صورتحال پیدا ہو گئی، جب بدکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہ کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کورونا کے باعث معیشت مکمل جمود کا شکار تھی، لیکن حکومت نے بھی سرکاری ملازمین کے معاملے میں کفایت شاعری سے ہی کام لیا، اور تنخواہوں میں اضافے کا اعلان نہ کرنا ملازمین کے لیے سخت بے چینی کا سبب بنا۔ اس سب کے بعد سرکاری ملازمین میں ہلچل شروع ہوئی اور آواز اٹھانے کا سلسلہ شروع ہوا کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ سرکاری ملازمین نے ابتدا میں احتجاج کا اعلان کیا، لیکن وزیر دفاع جناب پرویز خٹک صاحب نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ ان کے مسائل 2 ماہ کے اندر حل ہو جائیں گے۔ اس یقین دہانی پر احتجاج پر آمادہ مظاہرین نے اپنا احتجاج 2 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا، لیکن جب 2 ماہ میں ان کے مطالبات حل نہ ہوئے تو ملازمین نے ایک بار پھر احتجاج کا اعلان کر دیا، اور سرکاری ملازمین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سراپا احتجاج بن گئے۔ یوں گزشتہ دنوں پورا ریڈ زون ایک میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب اپنے مطالبات کے حق میں سرکاری ملازمین نے پاک سیکریٹریٹ کی طرف جانے والے راستوں کو بند کر دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اہلکاروں نے ان راستوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی تو مظاہرین نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا، جس کے بعد مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر گن کا استعمال بھی کیا گیا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی میں کافی متحرک نظر آئی، جبکہ چند روز قبل جب وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس کی عدالت پر دھاوا بولا اور انہیں 3 گھنٹے تک محصور رکھا، تو اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں نے نہ صرف کارروائی کرنے سے اجتناب کیا بلکہ معزز چیف جسٹس کی سیکیورٹی کے لیے تعینات پولیس اہلکاروں نے بھی وہاں سے غائب ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اس سے بھی چند ماہ پہلے خواتین نرسوں نے اپنے حقوق کے لیے مظاہرہ کیا تھا، ان کے خلاف بھی پولیس نے کریک ڈاؤن کیا اور انہیں حراست میں لیا۔ تاہم سوشل میڈیا پر جب حکومت کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو پولیس اہلکاروں نے زیر حراست خواتین کو رہا کر دیا۔ دوسری جانب لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد پریس کلب پہنچ گئی ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت پورے ملک سے آئی ہیں اور مستقل نوکری کے ساتھ پینشن کے حصول کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں شدید احتجاج، مذاکرات، لاٹھی چارج اور شیلنگ کے بعد بالآخر مظاہرین کے مطالبات مان لیے گئے ہیں اور ان کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدامات تب سامنے آئے جب وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں اس سارے معاملے کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تمام گرفتار سرکاری ملازمین کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور تنخواہوں میں 20% اضافے کی یقین دہانی کرائی گئی، جس کے بعد وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب نے اسلام آباد انتظامیہ کو ہدایت کی کہ گرفتار ملازمین کو رہا کیا جائے۔ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے مطابق گریڈ 1 سے گریڈ 19 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ 25% اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حکومت نے ٹائم سکیل اپ گریڈ کرنے کی بجائے منظوری دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو زیادہ محنت کرے گا اس کو اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ مسئلہ ابھی بھی وفاقی حکومت کے تحت ملازمت کرنے والوں کا ہی حل ہوا ہے۔ صوبائی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ صوبائی حکومتیں خود کریں گی۔ پنجاب حکومت نے کسی ممکنہ احتجاج کے پیش نظر پہلے ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور چھٹی یا غیر حاضری کی صورت میں کارروائی کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک نچلے اسکیل کے ملازمین اپنے حقوق کے لیے دھرنے دیتے رہیں گے؟ کیا ضروری ہے کہ اپنے ووٹوں سے عوام کی رونقیں بڑھانے والے سفید پوش و ملازمت پیشہ افراد اپنے حقوق کے حصول کی خاطر احتجاج ہی کریں؟ سچ تو یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست مدینہ میں تو بالکل بھی نہیں۔ یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
वेलकम बैक। तकसीम हिंद से कबल सन 1860 में अंग्रेज दौरे हुकूमत में पुलिस में इस्लाहात लाई गईं, जिसके तहत सूबे की पुलिस का इंतजाम आईजी और जिले में पुलिस डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस के मातहत मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होती थी। इन इस्लाहात पर 1861 में अमल दरामद शुरू किया गया और 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद 1861 में की गई इस्लाहात ही लागू रही। पाकिस्तान के क़याम के बाद पहली मरतबा 2002 में जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में पुलिस के निजाम में बेहतरी लाने के लिए कानून साजी की गई, जिसमें जिलाई मजिस्ट्रेट की ताकत को खत्म कर दिया गया और पुलिस सियासी और आजाद महकमा बनाने के लिए मजीद इस्लाहात की गई। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में 2017 में इस्लाहात की, जिसके बाद सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे ये दावे करते दिखाई दिए कि इन इस्लाहात के मस्बत असरात सामने आए हैं। 2018 के इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की कामयाबी का ढिंडोरा खूब पीटा और अपने 2018 के इंतखाबी मंशूर में भी पुलिस रिफॉर्म्स को सरे फहरिस्त रखा। इंतखाबात में कामयाबी और पंजाब में हुकूमत कायम होने के बाद जनाब इमरान खान साहब ने जनाब नासिर दुरानी साहब को पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स का टास्क सौंपा, लेकिन तहरीक इंसाफ पुलिस रिफॉर्म्स पर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं कर पाई, बल्कि ऐसा लगता है कि पुलिस को पहले से भी ज्यादा सियासत ज़दा कर दिया गया है। वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और आईजी के ओहदों में तब्दीली सरकार ने इतनी तब्दीलियां की कि महसूस होता है जैसे उनके साथ म्यूजिकल चेयर का खेल खेला जा रहा है। और सबसे बदतर सूरत हाल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबाए पंजाब की है, जहां किसी को कहीं टिकने ही नहीं दिया जाता। 5 आईजी पुलिस और करीब 6 चीफ सेक्रेटरीज इन 2 बरसों में महज पंजाब में बदले जा चुके हैं। माजी करीब ही की बात है कि साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा जनाब नासिर दुरानी साहब की तारीफें करते खान साहब थकते ही नहीं थे, लेकिन अब खान साहब की हुकूमत जो पुलिस और सिविल सर्विस के साथ कर रही है, उसे देखकर नासिर दुरानी ने वजीर आजम साहब से माजरत कर ली कि वो पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स का काम नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने ये जिम्मेदारी दिए जाने के चंद ही हफ्तों में एहतजाजन एक आईजी के गलत तरीके से तब्दील होने पर इस्तीफा भी दे दिया। उनके बाद तो पंजाब में आईजीज का आना जाना मामूल बन गया है और पुलिस मजीद सियासत ज़दा हो गई है। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ उसने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, बल्कि अगर गौर किया जाए तो ये कहना बेहतर होगा कि पुलिस में इस्लाहात की बजाय हालत मजीद नागुफ्तबे कर दी गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपने पहले दिन से ही मुल्क के कोने कोने से किसी न किसी मसले का सामना रहा है और यकीनन ये कहना बेजा ना होगा कि पूरे मुल्क से कहीं भी कोई ठंडी हवा इस हुकूमत को नसीब नहीं हुई। इस हुकूमत में साहिवाल वाकया वो पहला वाकया था, बल्कि बाकायदा हादसा था जिसमें पुलिस के खिलाफ बहुत कुछ न सिर्फ बोला गया, बल्कि बहुत से लोगों ने अपनी सियासी भड़ास निकालने के लिए भी इस वाकये को इस्तेमाल किया। लेकिन बदकिस्मती से साहिवाल का वाकया आखिरी वाकया साबित नहीं हुआ, बल्कि ये सिलसिला आज भी जारी है। पुलिस से मुतल्लिक अवाम को बेशुमार शिकायत हैं, लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि वो कौन सी बुराइयां हैं जिनको हुकूमत ने खत्म करना है ताकि पुलिस में बेहतरी आ सके। सबसे पहले तो मावराए अदालत कत्ल। जी हां, पुलिस की जानिब से अक्सर मुल्जिमान को बगैर ट्रायल के ही मुकाबले में पार कर दिया जाता है और किसी भी मुल्जिम को अपनी सफाई का मौका देना दुनिया के हर कानून में बुनियादी हक है। एफआईआर्स का दर्ज न किया जाना एक और बहुत बड़ा मसला है। गरीब अवाम अपनी शिकायत लेकर, अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को लेकर अपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहां पर भी मौजूद अफसरान अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में ना तो एफआईआर देते हैं और ना ही उस गरीब की कोई सुनवाई होती है। रिश्वतखोरी वो वाहिद चीज है जिसने पंजाब में, बिलखुसूस पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में पुलिस का चेहरा ही तब्दील करके रख दिया है। सियासी मुखालिफिन की मां पर मुकदमात दर्ज करना, ये वो इस्लाहात हैं जो निहायत जरूरी हैं। सियासी मुखालिफिन की मां पर मुकदमात दर्ज करने का मतलब है कि हर आने वाला सियासतदान पुलिस को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता दिखाई दिया और यह सिलसिला कई दहाइयों से पाकिस्तान में जारी है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये एक और इस्लाह है जो हमें अपनी पुलिस में करनी है, खा कोई भी हुकूमत करे। इसका आगाज कहीं से भी किया जाए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती। मुल्ज़िमान पर थानों में तशद्दुद करना,
पुलिस पर ये इस्लाहात भी लागू की जाएं कि मुल्ज़िमान पर बगैर ठोस सबूत के या तफ्तीश के ऐसे हथकंडों को इस्तेमाल ना किया जाए जिस पे आप उन पे तशद्दुद पर आमादा हो जाएं। मुल्ज़िमान को बगैर चालान प्राइवेट जगहों में हब्से बेजा में रखना। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत से वाक़यात सामने आए जब मुल्ज़िमान को बगैर चालान और बगैर किसी FIR के सिर्फ शक की बुनियाद पर हब्से बेजा में रखा गया। कई दरखास्तें, सैकड़ों हजारों दरखास्तें दी गईं, लेकिन ये अफराद बाज़याब ना हो पाए। पुलिस के तकर्रुर और तबादलों में सियासतदानों का अमल दखल, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का वो स्याह बाब है कि जब जब किसी इलाके में, बिलखुसूस पाकिस्तान के नवाही इलाकों में, जब भी किसी पुलिस के अफसर की तैनाती की जाती है तो उसमें बहुत शदीद किस्म का एक सियासी अमल दखल नजर आता है। असर और रसूख रखने वाले सियासतदान अपने मनपसंद स्टेशन ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं अपने इलाकों में और अपने थानों में, और बाकायदा ट्रांसफर पॉलिसी का ना होना। ये वो तमाम मसाइल है कि जब तक इनका हल नहीं होगा पुलिस इस्लाहात महज ख्वाब ही रहेंगे। यहीं से बात आगे चलाते हैं कि महंगाई की चक्की में पिसती अवाम पर खुद साख्ता रियासत मदीना ने 3 दिन में तीसरी मरतबा बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला कर लिया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी करने की है, जिसके नतीजे में बिजली का औसतन टैरिफ 14.38 रुपए से बढ़कर 16.33 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है। और यहां इस मामले का अफसोसनाक पहलू यह है कि इस फैसले का इत्तलाक 25 यूनिट तक वाले गरीब सारिफीन पर भी यकसा तौर पर होगा। नेपरा ने कहा है कि कीमत में इजाफे की मंजूरी वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर दी गई है। सच तो यह है कि फैसले से सारिफीन पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, और यह इजाफी बोझ गरीब अवाम न जाने कैसे बर्दाश्त करेगी। आप मुलाहिजा कर रहे थे आज का सच बता दूं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नए हकायक और नए तज्जियों के साथ। चौधरी शजर अब्बास को इजाजत दीजिए। देखते रहिए 7 न्यूज़।